हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 50 तक के कुल जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे गणित से संबंधित, उनका सोल्यूशन कर लिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग इसके आगे के कुल जितने सारे वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मैथ से संबंधित, उसी का सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। अगर दोस्तों आप लोग पार्ट 1 और इस पार्ट 2 वाले वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो दोस्तों आपके मैथ से संबंधित 1 से लेकर 100 तक के कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों कवर हो जाएंगे, जो कि आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड के गणित परीक्षा के लिए काफी सहायता करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने 51 नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न यहाँ पर देखे जा रहे होंगे, तो आप लोग दोस्तों देखिएगा कि 51 नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। 51 नंबर प्रश्न में दोस्तों बोला जा रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। भैया वृत्त की जो परिधि है वो दिया हुआ है कितना, तो 44 मीटर। सबसे पहले हम यहाँ पर 51 नंबर दे दे रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 44 बराबर में 2πr, यानी कि जो 44 है वो बराबर है किसके, वृत्त के परिधि के, और वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पाई का जो मान है दे देंगे कितना, तो 22 बटा में हो जाएगा यहाँ पर 7 गुणा हो जाएगा r। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 44। तो दोस्तों 22 दूनी क्या हो जाएगा 44, दू क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, तो दोस्तों 1/7 गुणे r है ना। तो दोस्तों आप क्या करो कि 7 इधर भेज दो, तो इसलिए r का जो मान होगा वो हो जाएगा 7। त्रिज्या कितना निकल कर आ जाएगा, तो 7 आएगा। बोला है त्रिज्या कितनी होगी, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग 51 का दोस्तों सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 52 में दोस्तों हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। 52 नंबर में बताया जा रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 4:1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोस्तों पहले वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल मानकर चलते हैं कितना होगा दोस्तों, तो होगा पाई, यहाँ पर त्रिज्या दोस्तों चेंज करते हैं πr²। ठीक है, आप जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है πr², और दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा πr²। इसमें जो r है उसको दोस्तों हम लोग स्मॉल मान लेते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ यह दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, इन दोनों का अनुपात दोस्तों दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है 4:1, तो 4/1 दोस्तों लिख सकते हैं आराम से। पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर बताया जा रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, तो बाबू दोनों पर क्या है स्क्वायर है, इधर भेज देंगे तो हो जाएगा r/r बराबर कितना, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में होगा, रूट में होगा, तो √4 का जो मान होगा वो होगा 2, √1 का जो मान होगा वो होगा 1, यानी कि इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो होगा बाबू 2:1। 2:1 किसमें आ रहा है, 52 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्या करना है, हम लोगों को सोल्व करना है। 53 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, आप लोग समझना, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये ख्याल रखना होगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a, यानी कि √2 गुणे भुजा, और इसी का जो माप है, इसी का जो मान है वो दिया हुआ है कितना बाबू, तो 16 और √2। सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही दोस्तों लिख लेंगे। हाई √2 कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए हमारे पास जो भुजा होगी वो प्राप्त होगी कितना, तो वो दोस्तों प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 16। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 16, यानी कि 53 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 54 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, आप लोग समझना, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। देखो इसमें है कहीं पर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो हम लोग उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 55 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। पूर्ण संख्या आप सभी को पता है कि जो पूर्ण संख्याएं होती है वो दोस्तों शून्य से प्रारंभ होती है। तो 5 लेना है ना, तो 5 यानी कि पहला होगा 0, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2, चौथा होगा दोस्तों 3, और पांचवा होगा 4। अब बाटा में दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग सबको गिन लेंगे, को 5 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 6 10 10 बटा में हो जाएगा 5, कटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी माध्य निकल कर आएगा 2।
ठीक है, तो 55 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं 56 नंबर में। 56 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, आप लोग समझना। 56 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 लगातार सिंपल है 1 + 2 + 3, प्रथम 3 लगातार। तो दोस्तों जोड़ देंगे 1 + 2 + 3, 2 1 3 3 6 आ 3 है ना, तो 6 बटा में 3 3 दूनी के 6। समझ गए आप लोग, बताना नहीं है। 1 + 2 + 3, 2 1 3 + 3 3 3 6 अब बटा में को है, मतलब प्रेक्षण को है 3 गो ना, 1 2 3, तो 6 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी के 6, तो 2 आएगा। इसका सही आंसर होगा 2। तो 55 का दोस्तों क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 55 का नहीं 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ना होगा जी 56 का, हाँ 56 का बी होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 57 नंबर में देखना बाबू, ऐसा ही तो हाल बनाना है, ज्यादा दिमाग दोस्तों नहीं लगाना है। किसी घटना की परिकता नहीं होती है, बताओ किसी घटना की जो परिकता होती है वो क्या नहीं होती है। आप सभी को पता है कि दोस्तों जो परिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच होता है, 0 से लेकर 1 के बीच है। तो दोस्तों देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इसमें है 0 1 फिर 0.2 है। 0.2 करने का मतलब कि जो 0.2 होगा वो 0 और 1 के रेंज के बीच में ही होगा, लेकिन जो -1 होगा वो 0 से कम हो जाएगा। इसका मतलब कि यह परिकता नहीं हो सकता। कौन? तो -1। तो जो सही आंसर होगा 57 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डी लिख लेंगे। 58 नंबर में बाबू बताया जा रहा है, समझना आप लोग, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों ऐसी कौन सी घटना है जो किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है? -15, क्योंकि ये काची है, ऋणात्मक है। तो हम लोग यहाँ पर 58 का जो सही आंसर है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो माइनस में है, 0 से छोटा है। 59 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की परिकता है। तो भैया पासे में जो 3 वाला अंक है वो होता है, एक है ना होता है। तो संभावित जो घटना है वो है 1 गो, और कुल परिणामों की जो संख्या है वो है 6 गो, क्योंकि पासे में जो अंकित अंक होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6, तो हो जाएगा 1/6 है कहीं पर। तो दोस्तों होगा 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/6। तो आप लोग उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पर 60 नंबर में दोस्तों हम लोग समझेंगे। 60 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, यहां पर देखना, एक पासे फेंकने पर एक आभास संख्या पाने की परिकता है। एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या पाने की परिकता है। सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि पासे में जो आभास संख्याएं होती हैं वो कौगो होती हैं। ठीक है, संभावित परिणामों की जो संख्या है वो कितनी होती है, सबसे पहले आप ये देख लो। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, यह पासे में अंकित अंक है। ठीक है, इसमें दोस्तों आभास कौन होगा? आभास किसको बोलते हैं? जिसका एक अतिरिक्त कोई भी दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, यानी जो दोस्तों स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे उसी को आभास संख्या कहते हैं। या फिर दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे आभास संख्या कहते हैं। तो देखिए हाई जो 1 होगा, 1 ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? आभास संख्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो 2 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, सबसे छोटी आभास संख्या 2 ना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और फिर दोस्तों हो जाएगा 3, और फिर दोस्तों हो जाएगा 5, यानी कौन है आभास संख्या? 3 गो। संभावित परिणामों की संख्या है 3, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे कितना? तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे 3। आज जो कुल परिणामों की संख्या है वो कौन है? 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 दूनी के 6, यानी कि 1/2। यही दोस्तों राइट आंसर होगा। 60 का सही आंसर होगा 1/2, यानी कि 60 का ऑप्शन ए होगा। आप लोग समझकर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए लिख लेंगे। 61 नंबर में आप लोग समझना बाबू, 61 नंबर में क्या बताया जा रहा है? cos 60 डिग्री + 1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा? दोस्तों आप लोग समझना, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि cos 60 डिग्री के मान को लिखते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? अगर नहीं जानते तो निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे, 90 में से 60 को घटाएंगे तो आएगा 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का जो मान होगा वही cos 60 डिग्री का मान होगा। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम लोग लिखेंगे 1 आप बाटा में 2 आप प्लस हो जाएगा 1, ऐसे बंद कर लेंगे। नीचे में बाटा है ना बाबू, बाटा है ना, तो बाटा को आप लिख दो यहाँ पर भागा आराम से। ठीक है, फिर है cos 60 डिग्री -1, तो हम लोग cos 60 डिग्री का मान लिख लेंगे 1/2, लिखेंगे यहाँ पर -1। बस यहाँ पर दोस्तों आप काम करो, लॉस आप निकालेंगे ना, तो 2 1 2 2 1 3 बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, भागा है तो इसको दोस्तों गुणा में चेंज कर देना। ये क्या होगा?
इसको दोस्तों हम लोग ऊपर पे ऐसे करेंगे कैलकुलेशन, 1 आ 2 एकम 2 माइनस 2 आ बाटम हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा -1/2, यानी कि 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, ठीक ना। 2 और 2 खत्म, यानी -3 होगा बाबू, माइनस है ना नीचे तो -3। इसका सही आंसर होगा -3, 61 का ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेना। 62 नंबर में चलने का प्रयास करते हैं। 62 नंबर में बताया जा रहा है tan 60 डिग्री का मान होगा, तो कितना होता है tan 60 डिग्री का, अब जानते हैं ना। 30 क्या होता है दोस्तों 1/√3, 45 का होगा 1, 60 का होगा √3, तो हम लोग यहाँ पर √3 सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। 63 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, देखो sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं। देखिए sin को अगर आप चेंज करोगे तो दोस्तों यह हो जाएगा किस रूप में, तो हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में। थीटा के स्थान पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे 18 डिग्री, अब बटवा में नीचे कितना है तो cos 72 डिग्री, घटाओगे 90 में से 18 को तो दोस्तों 72 ही आएगा। तो ऊपर है कितना, ऊपर है दोस्तों cos 72 डिग्री और नीचे है cos 72 डिग्री, कटा दीजिएगा तो 1 आएगा, एक बार में कट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 63 का दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं 64 नंबर में। 64 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, समझ सकते हैं tan a बराबर होता है किसके, tan a बराबर क्या होता है, तो दोस्तों देखिए tan a बराबर होता है cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस a है ना, थीटा नहीं बोलेंगे, a है, जो एंगल होगा वही लेंगे। तो tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस a, तो कौन होगा, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। 65 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। तो सिंपल है, sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे sin a बराबर में 3/4, लंब है 3 और कर्ण है 4। किसका मान बताना है भाई, तो cos a का। तो कितना सिंपल है, cos a का तो बाबू मान बताना है, तो आधार बटा कर्ण होता है ना cos a बराबर। तो कर्ण दोस्तों हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। ये भी कर्ण जो दिया हुआ है sin a के बराबर, अर्थात sin a बराबर जो 3/4 आया है, इसमें 4 जो होगा वो दोस्तों कर्ण होगा, और यही क्या हुआ दोस्तों cos a के कर्ण के स्थान पर आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग आधार के लिए। आधार कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, हम लोग कर्ण में से क्या करेंगे, लंब को घटाएंगे। जानते हैं ना कैसे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो 4 चौक हो जाएगा 16, अतिथि का हो जाएगा 9। तो 16 में से दोस्तों हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो दोस्तों 9 आ 1 हो जाएगा 10, यानी कि 7 होगा, 9 और 7 हो जाएगा 16। तो दोस्तों 7 का हम लोग क्या करते हैं, रूट निकालते हैं, तो रूट 7 ही हो जाएगा, बस रूट 7 होगा। रूट 7 बटा में 4, यानी कि 65 का सही ऑप्शन होगा डी। तो आप लोग उसको सेलेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग 66 नंबर में। ऐसे ही दोस्तों आप लोग को हाल ऑब्जेक्टिव मारना है, ठीक है। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, किसका मान 0 के बराबर है। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो दोस्तों 1 होता है। cos 90 डिग्री का जो मान है वो दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, अगर आप दोस्तों आप लोग याद किए होंगे तो 66 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, यदि OT 3 सेंटीमीटर और OP बराबर 5 सेंटीमीटर, तब स्पर्श रेखा PT की लंबाई है। PT की लंबाई पूछा है। चित्र देख सकते हैं, बहुत ही हल्का है। बताता हूं कैसे बनेगा, ठीक है। यहां पर बताता हूं, देखिए ये वृत्त है, ठीक है बाबू। यहाँ पर आपका दिया हुआ है O केंद्र, और यहाँ पर ये T है बिंदु, और ये OT आपका हो गया त्रिज्या। इस बिंदु पर त्रिज्या लंब है, क्योंकि दोस्तों इस बिंदु से क्या हो रहा है, स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, यानी जो स्पर्श रेखा हुआ है PT, हम लोग O को क्या करेंगे, पीछे मिला देंगे तो कर्ण बन जाएगा, क्योंकि 90 के सामने है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है OP बराबर कितना है, तो OP बराबर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और OT का जो मान है वो दोस्तों दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको लंब निकालना है, आधार निकालना है, आधार है, लंब है, कर्ण है। तो दोस्तों आपको आधार बताना है कि PT की लंबाई क्या होगा। सिंपल है, कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग लंब के स्क्वायर को दोस्तों घटा देंगे और जो मान आएगा उसका रूट निकाल देंगे, ठीक है। तो कर्ण के स्क्वायर करते हैं, कर्ण कितना है, 5 × 5 = 25।
तितरी के 9, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 16, ठीक है। 16 4 20 पे 25, 16 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना बचेगा 4, यानी पीटी का जो मान होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर, है कहीं पर। तो ऑप्शन नंबर ए 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग 68 नंबर में। इसमें दोस्तों देखिएगा क्या बताया जा रहा है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा है, ठीक है। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, समझिएगा। जैसे कि मान के चलते हैं ये समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं हैं, ठीक है, और एक वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है। ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, मतलब ये भी स्पर्श कर रहा है, ऐसे ऐसे स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ऐसे स्पर्श कर रहा है। तो बताना है कि वो समानांतर चतुर्भुज कैसा है, आयत है कि समलंब है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो दोस्तों जानते क्या होगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा आयत, क्योंकि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, किसके, तो दोस्तों समानांतर चतुर्भुज की। तो हम लोग यहाँ पर आयत लेकर चलेंगे, लेकिन वर्ग में क्या होता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जो कि दोस्तों परिभाषा में समानांतर चतुर्भुज ऐसा नहीं कहता, समचतुर्भुज कहता है लेकिन समानांतर चतुर्भुज ऐसा नहीं कहता है। तो हम लोग 68 का जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों हम लोग ए ले लेंगे, लेकिन ए लेने से पहले दोस्तों यहाँ पर सोचते हैं कि ए होगा कि नहीं होगा। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा है, दोस्तों समचतुर्भुज होगा। समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करेगा ना, तो ऐसे में दोस्तों वह समचतुर्भुज होगा, आप लोग समझ कर रखना, क्योंकि इसकी जो सभी के सभी जो भुजाएं होंगी वो दोस्तों आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो 68 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 69 नंबर में बताया जा रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर होती है, तो यदि PA की लंबाई है 6 सेंटीमीटर तो PB भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि PA और जो PB है ये दोस्तों दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है जो कि बाह्य बिंदु P से खींचा गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा। देखिए बताया जा रहा है दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB, तो दोस्तों PB का जो मान होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर, तो 69 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 70 नंबर में चलना है बाबू, 70 नंबर में क्या होगा, 70 नंबर में बताया जा रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दोस्तों मानकर चलते हैं कि जो पहले वृत्त की त्रिज्या है r, वो है कितना, तो वो है दोस्तों 3, ठीक है। आज जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो दोस्तों कितना है, मानकर चलते हैं छोटा r बराबर है, वो कितना है, वो दोस्तों 4 है, 3 और 4। और आप सभी जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे ना पाई r स्क्वायर, अब बटा में पाई r स्क्वायर, ऐसे ये r है ना, तो दोस्तों एजा कैपिटल कर दो, हेजा आप स्मॉल कर दो ना, ऐसे स्मॉल कर दो। तो देखो बाबू यहाँ पर है पाई या पाई खत्म हो जाएगा, r का मान कितना है 3 ना, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 3 के 9, स्मॉल r कितना है 4 ना, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 4 चुके 16, तो 9:16 होगा यहाँ पर किसका, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 71 नंबर में चलने का प्रयास करते हैं। 71 नंबर में बाबू बताया जा रहा है यहाँ पर देखिएगा, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। कुछ नहीं करना है, बस आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है वृत्त का परिमाप कितना होता है, तो 2πr। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना 2πr, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, और उसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्तों खुद पता जा रहा है कि दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो आपस में बराबर है, तो त्रिज्या क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपली रूप से हम लोग पाई को पाई से कटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 r है, यहाँ पर 1 r है, तो दोस्तों कटा देंगे, तो हमारे पास केवल 1 r इधर बचेगा, इधर 1 r बचेगा, तो r बराबर हो जाएगा 2, r बराबर हो जाएगा 2 मात्रक है। तो 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग दोस्तों सिलेक्ट करके रखिएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इसने तो आएगा, लेकिन हबड़ा कर दोस्तों आप लोग गलती मारकर आ जाओगे, हबड़ाना बिल्कुल भी नहीं है मैथ में, ठीक है। 72 नंबर बाबू देखना, दो वृत्तों यहाँ पर देख सकते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याएं निम्नांकित में कौन से अनुपात में होंगी। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नांकित में से कौन सी अनुपात में होगी। तो कुछ नहीं करना है, देखो
सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं ना, देखो इधर ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा में वाई का होल स्क्वायर। वृत्त का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पहला वृत्त के लिए हम लोग मान लेंगे त्रिज्या कैपिटल आर, और छोटा वृत्त के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेंगे स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों यही पाई क्या होगा, खत्म। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आर के ऊपर स्क्वायर है, या यहाँ पर स्मॉल आर के ऊपर स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आर बटा में आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटा में हो जाएगा वाई का होल स्क्वायर। जब दोस्तों रूट होगा ना तो दो जो एक्स है यानी एक्स स्क्वायर है, तो दो को एक्स में से एक एक्स दोस्तों बाहर ही आ जाएगा, और दो को वाई में से एक वाई बाहर ही आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों कितना, तो x बटा में y। तो आप लोग यहाँ पर x बटा में y समझ कर रखना है, x अनुपात y। 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 73 नंबर में दोस्तों चलने का प्रयास करते हैं। 73 नंबर में बाबू बताया जा रहा है, आप लोग समझना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो मान कर चलते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है पुराना वो है कितना बाबू, वो है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर यहाँ पर बोला जा रहा है के गुनी कर दी जाए, के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो भाई पुरान का है, नए का हम लिखेंगे के गुना, तो के गुना मतलब के गुना पाई आर स्क्वायर। बहुत ईजी है, कटा दो ना भाई। तो क्या आएगा 1 अनुपात के, 1 अनुपात के बस। 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दिया जा रहा है ना के गुनी, तो दोस्तों हम यहाँ पर गलती लिख रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो आपका हाई पुरान का हाई नए का है ना, तो हम लोग आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, आर के स्थान पर लिखेंगे के, और फिर लिखेंगे आर। ठीक है, के गुनी कर दी जाए, के गुनी, तो दोस्तों हो जाएगा के इंटू आर। और इसका दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे। तो हाई पाई खत्म हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे दोस्तों हो जाएगा के स्क्वायर गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 बटा में के स्क्वायर, यानी कि 1 अनुपात के स्क्वायर। यही दोस्तों सही होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 74 नंबर में बाबू बताया जा रहा है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या निकाल लेंगे। डायरेक्ट लिखो त्रिज्या आर, बेलन का जो त्रिज्या है वो आप डायरेक्ट दोस्तों लिख लो 14 सेंटीमीटर आधा करके। ठीक है, 28 का 14 होता है, सेंटीमीटर छोड़ो ना 14 बस। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखिए उसकी ऊंचाई 20 है, एज डायरेक्ट लिखो कितना भैया, तो 20। हाल याली करने के लिए क्या बोला है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भैया, तो उसका फॉर्मूला होता है बाबू कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यही दोस्तों फॉर्मूला होता है। अब वक्र का क्या होता है 2 पाई आर एच। तो बस मान रखेंगे हम लोग 2 गुना 22 बटा 7 गुना त्रिज्या दिलेगा 14। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग गुणा में लिखेंगे कितना, हाई आर है कितना 14, एच है कितना 20, दोनों को ऐड करो ना, दिखाना जरूरी बा नहीं ना। तो 20 14 कितना हो जाएगा, 20 10 30 4 34। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो हो जाएगा 7 दूनी के 14। ठीक है, तो हो जाएगा 22 दूनी के 44, 44 दूनी के हो जाएगा 88, और 88 को क्या करेंगे दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 34 से। तो करके देखेंगे, देखिए 88 को 34 से दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 को 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 को 32 32 3 35 सही है। 8 के 24 के 4 हासिल लगा 2, 8 के 24 24 2 26 सही तरीके है। 2 के 2 5 4 9 6 3 9 और 2 के 2 2992। दोस्तों यहाँ पर लग रहा है ना कि ऑप्शन जो है वो गलती दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सिलेक्ट, नहीं ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करना। किसका, तो 74 का। यहाँ पर है 75 नंबर में एक बेलन का समान ऊंचाई वाले 2 सम बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात है, सम बेलनों के आयतनों का अनुपात है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, कहीं पर जगह नहीं है बाबू। पाई आर स्क्वायर एच देखो तो इधर है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया पहला बेलन का आयतन। दूसरा का लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हाई पाई खत्म, हाई एच खत्म। ठीक बाबू, फिर देख सकते हैं उनके आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिज्या दोस्तों निकाल लेते हैं। यहाँ पर आयतन दिया हुआ है 9:16,
तो बराबर में हो जाएगा 9 और बटा में हो जाएगा 16। देखो बाबू आर का स्क्वायर है, यहाँ पर है स्मॉल आर का स्क्वायर है। कहने का मतलब कि आर और बटा में आर बराबर 9 का वर्गमूल है। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, होगा ना, रूट है तो 9 का हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 4। यानी कि जो पहला बेलन है उसका त्रिज्या होगा 3 और जो दूसरा बेलन है उसका त्रिज्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें बताना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का? तो दोस्तों उसका होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच कहाँ लिखे हम? 2 पाई आर एच देखो 2 पाई आर एच अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, हाँ एच एच खत्म है, 2 पाई है, 2 पाई खत्म। तो दोस्तों सिंपली रूप से हाँ ये आएगा 3:4, बस ये आएगा भाई मोरे, यही आएगा। तो आप लोग इसी को सेलेक्ट कर लेना। 75 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग 76 नंबर में। 76 नंबर में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है भैया? संचयी बारंबारता जो वक्र है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग ऑप्शन को देखकर दोस्तों बताइए कि वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है तोरण। तोरण चित्र का नाम सुने हैं ना? तोरण चित्र को ही कहा जाता है संचयी बारंबारता वक्र। तो हम लोग 76 का सही ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे। किसको? तो ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 77 नंबर बाबू देखना है, 77 नंबर का कौन सा आपका राइट आंसर होगा? 77 नंबर बताया जा रहा है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। कुछ नहीं, 20 10 जोड़ दो। एक बार और भी कराए थे क्वेश्चन ऐसा। 30 का आधा कितना होगा? तो 15। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 77 का। तो 77 का हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ले लेंगे। ठीक है, 78 नंबर में देखना दोस्तों क्या बताया जा रहा है। प्राप्तांक इतना की माध्यिका होगी, आपको माध्यिका निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, इसकी माध्यिका हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करना कि इसको दोस्तों सजा लेना। देखिए हम 78 नंबर को बताने के लिए इसे मिटाकर आप लोग को बताते हैं। ठीक है, देखिए बाबू सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रेक्षण को लिखते हैं, जानते हैं आरोही क्रम में ना, आरोही क्रम लिख लेते हैं। पहले आएगा 0, उसके बाद बाबू आएगा 2, उसके बाद आएगा 3 और फिर 3 के बाद दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर 5 आएगा ना, 5 फिर 6 फिर 7, 7 के बाद दोस्तों 8 भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है 9। गिन लो तो कौन है इसमें? 3 3 6 1 7 है, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 गो है दोस्तों। यहाँ पर जो टोटल प्रेक्षणों की संख्या है n बराबर, वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो है कितना, तो वह 7 है। जब विषम है तो इसके लिए जानते हैं, विषम के लिए हम लोग माध्यिका के लिए कौन सा सूत्र अप्लाई करते हैं, आपको पता होगा दोस्तों। हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर n+1 आ बटा में 2 और उसके बाद हो जाएगा वे पद बस। तो n का मान कितना है 7, तो 7 1 8, 8 का आधा कितना होगा 4वें पद, 8 का आधा होगा चौथा। ठीक है, तो 4वें पद कौन होगा, गिनो तो 1 2 3 4 यानी 5 होगा। इसका जो माध्यक होगा वो होगा दोस्तों कितना, तो 5, इसमें कहीं पर दिया हुआ है 5 है। तो दोस्तों 78 का इनमें से नहीं होगा कोई का, 78 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, सही है ना। तो 78 का लिख लेंगे ऑप्शन नंबर डी, आप लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 79 नंबर में बात करते हैं। आप लोग देखकर दोस्तों बड़ा बना लेते हो, बड़ा कुछ नहीं है, बस दोस्तों बनाना आना चाहिए, समझे। 79 नंबर में बाबू बताया जा रहा है, आप लोग समझना, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की पारीक्षता क्या होगी? 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की पारीक्षता क्या होगी? समान संख्या पाने की पारीक्षता क्या होगी? तो दोस्तों समान संख्या कहने का मतलब है कि समान संख्या जैसे कि मान के चलते हैं 1 1, ठीक। फिर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर 2,2, फिर दोस्तों हो जाएगा 3,3, फिर हो जाएगा 4,4, फिर हो जाएगा 5,5, ये ना एक समान संख्या। और फिर हो जाएगा 6,6 कौ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है यहाँ पर दोस्तों 6 है। और टोटल मतलब जो संभावित घटना होगी, संभावित नहीं, कुल परिणामों की जो संख्या होगी, कुल परिणामों की संख्या कितना होगी? तो दोस्तों ऐसे जानते को बनेगा 2 के पासा के लिए 36 को बनेगा। 36 को कैसे बनेगा वो सारा चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 6 गुणा 6 करके लिखेंगे 36। हाई को है 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 6 बटा में 36, यानी संभावित परिणामों की टोटल जो संख्या है वो है 6 गो और कुल परिणामों की जो संख्या है वो है 36 गो। तो दोस्तों पारीक्षता बराबर होता है संभावित परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो 6 बटा 36 यानी 6 4 के 36 हो जाएगा 1 बटा में 6। यही दोस्तों आपकी पारीक्षता हो जाएगी समान के लिए, ठीक है। तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट बाबू कर लीजिएगा। 80 नंबर में देखिए
80 नंबर में क्या बताया जा रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की परीक्षा क्या है। यार बहुत इजी है, 1/2 चित या पट, मतलब चित एक ना रहता है, कोई किसी भी सिक्का में चित एक रहता है और पट एक रहता है, लेकिन कुल परिणाम जो संख्या वो 2 रहती है, चित पट है, तो 1/2 होगा। आप लोग समझ कर रखना। तो इसमें कौन होगा सही आंसर जी, तो इसमें दोस्तों 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो आप लोग इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 81 नंबर में बाबू देखना, इसमें बाबू बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, √7 अपरिमेय है, क्योंकि दोस्तों इसका बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त हो सकता। √3/7 यानी जो √3 है दोस्तों यह अपरिमेय है, और जो 7 है वो दोस्तों परिमेय है, इसलिए यह अपरिमेय है, क्योंकि जब आप एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका जो भागफल होगा वो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। √2/5, √2 भी अपरिमेय है और √5 भी अपरिमेय है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है यह अपरिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लिखो, वो मैं अपना दिमाग में तक होगा कि ना होगा, डायरेक्ट लिखो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर बात करते हैं 82 नंबर में। एक बार देख लेते हैं कि 81 का सही ऑप्शन दोस्तों है कि ना, हाँ डी होगा। 82 नंबर में √3 और √5 है अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 82 का दोस्तों लिख लेंगे ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन है। 83 नंबर में दोस्तों आप लोग समझना, 83 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार 7 होगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता चुका है कि जिस किसी भी परिमेय संख्या के हर का आभाज्य गुणनखंड 2 के घात m के रूप में हो, या 5 के घात n के रूप में हो, या 2 के घात m अगुण 5 के घात n के रूप में हो, तो ऐसे में उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक है। तो आपके सामने दोस्तों पहला है 17 अब बटा कितना, तो 105, यही ना है बाबू, तो शांत पूछा है ना जी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ कोई छेड़छाड़ना, अंश के साथ कोई छेड़छाड़ना, 105 को आप तोड़ दो डायरेक्ट, 105 तो 15 7 75, ठीक है, आप 15 तोड़ दो तो क्या होगा, 3 5 15, यानी 3 7 आ रहा है, 5 तो है लेकिन 3 7 भी आ जा रहा है, तो मतलब इसका दशमलव प्रसार बिल्कुल भी शांत नहीं है। आगे कौन 77/210, अरे भाई छोड़ो ना, खाली 210 किलो ना, हमारा 77 से मतलब ही नहीं है, 210 किलो, 210 को कैसे तोड़ोगे डायरेक्ट, देखो हाँ 21 है, 21 हाँ 210, 10 में तो 2 5 आएगा, 2 × 5 2 5 10, 10 में तो आएगा 2 5 10, लेकिन 21 को तोड़ोगे तो 7 3 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, और इसे दिमाग लगाना है फटाफट। आगे देखो कौन है 15/88, तो 88 को लो ना चुपचाप है, 88 को तोड़ सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 44 है, 8 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 दूनी हो जाएगा 88, 44 को तोड़ दो तो हो जाएगा 22, 22 दूनी 44, 22 को तोड़ दो तो 11 दूनी 22, यानी 11 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी दोस्तों अशांत होगा। अगला है 3/160, ईशांत होगा, 3 को हमने चेक किया था, चौथा होबे करी, तो लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 84 नंबर में। 84 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, 2.121 फिर 1 है अपरिमेय संख्या, बस इसको अपरिमेय संख्या मान के रखेंगे। 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में करा चुका है, ठीक है। 85 नंबर में है √3/√12 है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, √3 अब बटा में √12 है ना, तो 12 को तोड़ दीजिए, चौथी आई 12, √4 का वर्गमूल दोस्तों क्या होगा, √4 का वर्गमूल होगा 2, अब फंस जाएगा √3, और ऊपर बाटे का तो ऊपर बा √3, शॉर्ट बता रहा हूँ थोड़ा समझना, नीचे में है 2 √3 और ऊपर है √3 कट जाएगा, तो दोस्तों 1/2 यानी कि परिमेय है, परिमेय संख्या है, समझ के रखना, परिमेय है इसमें ऑप्शन 85 का, तो दोस्तों है परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 86 नंबर में समझना, 86 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, द्विघात समीकरण सॉरी बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो कुछ ना x² बराबर हो जाएगा 3, -3 था ना, -3 अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा +3, ठीक है बाबू। a² को इधर ट्रांसफर करोगे आप तो हो जाएगा प्लस माइनस √3, यानी एगो +√3 के रूप में, एगो हो जाएगा -√3 के रूप में शून्यक। तो देखो तो है इसमें कोई, तो दोस्तों इसमें दिया जा रहा है, जानते हैं -√3 या +√3, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 86 का सही आंसर हो जाएगा, तो आप लोग सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। 87 नंबर में बाबू फटाफट करने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद किसको बोलेंगे, जिसके चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। -7, तो दोस्तों जो -7 है वो भी बहुपद होगा, लेकिन ये दोस्तों कैसा बहुपद होगा, संख्यात्मक बहुपद होगा, ठीक है, क्योंकि इसके चर राशि का जो घात है वो दोस्तों 0 है, x की पावर 0 का मतलब 1, ठीक है।
आप लोग समझ के रखना। अगला है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा वो भी बहुपद होगा, जो ए होगा वो भी बहुपद होगा। आज सी नंबर में जो दिया जा रहा है आप देख सकते हैं, सी नंबर में है 3 आई अंडर रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7। इस चौरासी का जो घात है वो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जिस पद में जो एक चौरासी है इसका घात बिल्कुल भी पूर्ण संख्या नहीं है। रूट का जो मान होता है वो आपको पता है, वो होता है 1/2 और 1/2 बिल्कुल भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेना है। 88 नंबर में बाबू समझना, 88 में बताया जा रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय किसको बोलते हैं? जिसके चौरासी का अधिकतम घात 1 होता है। जिस किसी भी बहुपद के चौरासी का अधिकतम घात 1 हो उसी को रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो दोस्तों बी तो बहुपद है नहीं है साफा, ठीक है। डी तो होगा ही नहीं, सी तो होगा ही नहीं, ए होगा, क्योंकि ए में 2x - 5 दिया है, 2x - 5। तो दोस्तों x का जो घात है वो होगा 1, इसलिए रैखिक बहुपद होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। 89 नंबर में समझना बाबू, 89 नंबर में बताया जा रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद हाथना के मूल हो, यानी x² + x + 1 के मूल हो, तो 1/α + 1/बीटा का मान है। तो दोस्तों कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, 1/α + 1/बीटा, इसी का मान बताना है ना। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, लसा निकाल लेंगे, हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा × बीटा। दोस्तों आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो आप लोग निकालो यहां से, देखिए जो आपका बहुपद है यही ना है, ax² प्लस ax प्लस 1, यही ना बाबू बहुपद है आपका। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे -b/a। तो -b है ये ना है, तो b का गुणांक होगा 1, तो दोस्तों हो जाएगा -1। और 1 हो यहाँ पर x² का गुणांक यानी a का स्थान पर क्या होगा दोस्तों 1 होगा, तो -b/a यानी a के स्थान पर 1 आएगा। तो कहने का मतलब कि खाली -1 होगा बस, ठीक है। तो ऊपर वाला दोस्तों हो जाएगा -1 अल्फा × बीटा। तो दोस्तों अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। c कितना है? c है 1, है ना, c है। a कितना है? तो 1, तो a क्या आएगा? तो नीचे हो जाएगा 1, यानी -1 आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग सेलेक्ट कर लेना, कैसे होगा मैंने आप लोग को बताया। 90 नंबर में चलते हैं, ठीक। 90 नंबर में है बाबू a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2, 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो भैया अद्वितीय हल के लिए सिंपल रूप से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे ऐसे। आप लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए होता है a1/a2 ≠ b1/b2, हाँ ये दोस्तों होता है। तो हम लोग इस समीकरण में a1 का मान निकालेंगे। a1 का जो मान है वो बाबू हो सकता है a, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a लिख लेंगे बटा में। a2 का जो मान है वो बाबू कितना हो जाएगा, देखो तो a2 का मान हो जाएगा 6। आपको यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, शायद देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। एक बार पॉज करके आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले देख लेना, और उसके बाद आप लोग वीडियो स्टार्ट करना। हो सकता है क्वेश्चन पेपर हट जाए तो आप दोस्तों सोल्यूशन को समझ सके, ठीक ना। तो a2 का जो मान है बाबू यहाँ पर हम फट से लिखेंगे 6 ≠ b1 का जो मान है दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है -1 -y है, यानी कि y का गुणांक होगा b। अब b के दोस्तों हम लोग स्थान पर लिखेंगे -1 बटा में। b2 का जो मान है दोस्तों ये आ जाएगा कितना, तो -2, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -2, बस काम खत्म। तो हमें यहाँ पर a का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे समझिएगा, माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों द्वितीय 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 1 से गुणा करोगे तिरछा तिरछी, तो इसलिए a नॉट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू रहेगा, a नॉट इक्वल टू 3 होगा भैया। तो 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 90 का ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लेंगे। 91 नंबर बाबू बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, बराबर हो जाएगा 462, यही है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 2 को कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 231, और यहाँ पर हो जाएगा r बराबर 231। 22 से कटाई तो 231 कटेगा, 2 5 10, यहाँ पर है 22, यहाँ पर है 231, तो 2 7 14, एक कोना का पहाड़ा में आएगा जिससे कि यह कट सके। इसमें आंसर इसका कितना दे रहा है, कौन नंबर का है, 91 नंबर का है ना। तो दोस्तों 91 नंबर का है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कटाते हैं, इसको ऐसे कटाते हैं। देखिए आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं देगा, ऐसे r बराबर में
3 1 4 4 2 6 है, यानी कि 3 से कटेगा, लेकिन ये दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो आप लोग ऐसे लिखना r बराबर 231, यहाँ पर 22 होगा ना, यहाँ पर 22 होगा। तो 231 साथ हम लोग क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। तो 7 कम हो जाएगा दोस्तों, 231 साथ तो हो जाएगा 7 कम 7 है, 7 के 21 के 1 हासिल लगा 2, और फिर 2 साथ 14, और 14 2 कितना हो जाएगा 16, यानी 1617। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 1617 को 22 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 22 से भाग देते हैं, 22 5 110, 22 5 110, 22 साथ कितना होगा 214 के 4 हासिल लगेगा 214, इसलिए 15 154। तो दोस्तों 7 बार में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 154, घटा दीजिए कितना बार घटेगा दोस्तों, सॉरी 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर, तो हो जाएगा 11 में से अगर 4 घटेगा तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं केवल और केवल 7 4 11, 7 3 10 है और 1 11, यहाँ पर 7 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। बस आगे बात करते हैं यहाँ पर 7 को, तो 22 को दोस्तों कटाएंगे तो नहीं, 22 तिहाई 66 होगा, 22 तिहाई 66, तो 7 में 6 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11 उतरेगा, आगे नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे तो हो जाएगा 110, 22 5 110 कट जाएगा, तो 73.5, 73.5 यानी कि 91 का होगा सही ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा सही से सोच समझ के, अगर गलती दोस्तों सेलेक्ट करोगे तो फिर आपका ऑप्शन गलती हो जाएगा। 92 नंबर में बाबू बताया जा रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है, शून्यक बाबू निकालना है। बस हालांकि क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए इसका गुणनफल कर देना है तुरंत भर में। बहुपद दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे x² माइनस में सॉरी प्लस में 3x और प्लस हो जाएगा 2, यही दोस्तों आपके पास बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, अरे हाल ही इसको क्या करना है, तोड़ देना है, तोड़िए तो 2 एकम 2, तो दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, कॉमन निकाल लेंगे, x यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा x प्लस 1। कैसे कर रहे हैं आप सभी को पता है, ठीक है, अभी समझ बोलना कि सर कैसे कर रहे हैं, गुणनफल आता है ना आप लोग को, तो दोस्त आप कर सकते हो, फटफट बस काम करना है। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, हाई x प्लस 1 है यानी कि x बराबर होगा -1, या x प्लस 2 है यानी कि x बराबर होगा -2, यानी कि आप अल्फा दोस्तों ले लेना अल्फा बराबर -1 और बीटा दोस्तों आप ले लेना -2, -1 -2 कहीं पर है, देखो तो इसमें कहीं पर है, हाँ, तो 92 का होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेना भाई, 92 का ऑप्शन नंबर ए। 93 में चलते हैं, फटाफट सही तो बनाना है। 93 नंबर में आत्मा का बहुलक है डायरेक्ट 3 5 4 3 2 3 1 3, आत्मा 3 बोलिए देने की बहुलक 3 होगा, 3 ठीक है 3 होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, किसका, तो 93 का ऑप्शन नंबर डी। जो जितनी बार ज्यादा बार में आएगा मतलब जो अधिक बार आएगा वही क्या होगा, वही दोस्तों बहुलक कहलाएगा। ठीक है, परीक्षण में 94 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है सेक 30 डिग्री का मान है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो सबसे पहले देखो कि सेक जो है किसका उल्टा होता है, तो दोस्तों साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और सेक का दोस्तों उल्टा होता है कॉस। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान देखते हैं। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो दोस्तों वही होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, इसलिए कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा √3/2। आज जब कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2 तो सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3, अर्थात तो उसका उल्टा होता है। तो 2/√3 यानी कि 94 का होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग दोस्तों समझकर रखना, यहाँ पर लिख लेते हैं। 95 नंबर में चलने का प्रयास करते हैं। 95 नंबर में बाबू बताया जा रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं जब उनके सर्वांगसम मतलब आकार और उनके जो माप दोनों बराबर होंगे, तब समान आकार हो समान माप हो दोनों, इनमें से कोई नहीं, सी होगा दोनों, मतलब समान आकार हो और समान माप भी हो, दोनों होंगे तभी क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। 95 का होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेना। 96 नंबर में बाबू बताया जा रहा है, आप लोग समझना, tan a बराबर किसके होता है। तो भैया सबसे पहले देखो ना, sec स्क्वायर a माइनस होता है tan स्क्वायर a बराबर 1। अब पूछा है tan a बराबर, तो सिंपली रूप से लिख सकते हैं tan a बराबर, इसको भेज दिए उधर तो हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस 1 इधर आएगा -1। तो दोस्तों ये स्क्वायर है ना, तो इधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा √sec स्क्वायर a -1। बस हाई देखो कौन लड़ रहा है, √sec स्क्वायर a -1 ऑप्शन नंबर बी। तो 96 का होगा ऑप्शन नंबर बी। बस
आ गया 97 नंबर। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो सिंपल है दोस्तों, हम लोग निकाल सकते हैं इसको। दो वृत्तों का व्यास हाथना और हाथना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। वृत्तों का व्यास दिया है 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं है जी, इसको जानते कैसे हम लोग बना सकते हैं डायरेक्टली, क्षेत्रफलों का अनुपात है। त्रिज्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर होता है ना, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। त्रिज्या के लिए 9 का आधा कीजिएगा, व्यास है तो 9 का आधा कीजिएगा, 9/2 होगा। और फिर 7 का आधा कीजिएगा, 7/2 होगा, 2 कट जाएगा तो 9/7 बचेगा। त्रिज्या है तो स्क्वायर के रूप में है तो नहीं हो जाएगा। 9 9 81, 7 7 49 है, 81/49 इसका सही आंसर होगा 97 का ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना है डायरेक्ट। थोड़ा बहुत आप लोग दिमाग बढ़ाओ तभी ना काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। 98 नंबर बाबू, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। √10 अपरिमेय है कि परिमेय है। अरे √10 अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है पूछा है। निम्न में से √10 अपरिमेय है, √24 अपरिमेय है, √35 अपरिमेय है। कैसे आप सभी को पता है, इतना तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, जानते हैं। √121 परिमेय है क्योंकि 121 का वर्गमूल होता है 11। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेंगे। 99 नंबर में बाबू बताया जा रहा है, समझना 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो डायरेक्ट निकालते हैं भाई। यहाँ पर 5 को तोड़िए, 5 × 1, फिर उसके बाद कचिए भैया 15, तोड़िए 5 3 15, फिर यहाँ पर 20 है, तोड़िए 5 चौके यहाँ पर होगा 20 है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है लसा और मसा, तो HCF निकालेंगे। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तीनों में कॉमन होगा। तीनों में कॉमन कौन है, तो 5, तो HCF होगा 5। LCM निकालेंगे। LCM दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो आप लोग समझना। LCM देखिए 5 को ले लेंगे, ठीक, उसके बाद 3 ले लेंगे, फिर उसके बाद 4 ले लेंगे, तो इसका मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 4 3 12 12 5 60, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लॉस और मौसा का अनुपात बोल रहे हैं ना, तो 60/5, 60/5 कटा दो, 12 5 60 यानी 12:1, 12:1। ऑप्शन नंबर डी 99 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न करने वाले हैं, आप लोग दोस्तों समझकर रखिएगा। इसमें बताया जा रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान है। तो दोस्तों जब कोण A बराबर 90 डिग्री है और BC बराबर 13 सेंटीमीटर है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं वो जो त्रिभुज है यह दोस्तों एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। पहले त्रिभुज बना लेना, अपने से लबा का मत करना, त्रिभुज ही बना लो, ठीक है। अहिजा 90 डिग्री आप दे दो, अहिजा दे दो आप A ओनली फॉर, आप यहाँ पर नाम दे दो A। BC 13, तो दोस्तों A और BC 13 दिया है, AB 12 दिया है। ABC किधर लेके चलेंगे यार, कहीं लेके चलो ना। ABC कोण BC आएगा, तो BC का मान दिया हुआ है 13, हाई 13 है, ठीक है। और उसके बाद AB है 12, तो हाई हो गया 12। लंब पूछा है, लंब कुछ ना, क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं आराम से। 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144। जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार के स्क्वायर को घटाकर लंब निकाल रहे हैं ना, रूट भी निकालना होगा भैया क्योंकि लंब निकाल रहे हैं। 169 में से 144 जाएगा, तो दोस्तों घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा 2, तो वहीं पर 25 बचेगा। √25 का मान होगा 5, यानी AC का मान होगा 5 बस। तो आप लोग यहाँ पर 5 सेंटीमीटर चूज कर सकते हैं, यानी 100 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। तो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने 51 से लेकर 100 तक आने वाले कुल जितने सारे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैथ से संबंधित उसका सलूशन करा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो टोटल जो क्वेश्चन है मैथ के वो 100 कंप्लीट हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव से संबंधित। दोस्तों अगर आप लोग इस तरीके से सलूशन करते हैं, जिस तरीके से सलूशन करना मैंने आप लोगों को सिखाया है, तो आप कम ही समय में अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोग उनका जो सलूशन है क्वेश्चन का वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोगों का जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो दोस्तों काफी बेस्ट होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका कैलकुलेशन लड़खड़ाता है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, तो आप लोग आराम से ही बनाइएगा, नहीं तो दोस्तों हड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमने जो गुणा किया है उसका आंसर यही आएगा तो यही आएगा तो यही आएगा, तो दोस्तों आप फास्ट काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ना गुणा करने में कहीं गलती है, कि इतना आएगा कि नहीं आएगा, कि फिर से चेक कर लें, तो आप लोग धीरे धीरे काम करना ना, हड़बड़ा कर बिल्कुल भी काम मत करना। तो इस प्रकार से
दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव भी क्लियर करा दिया है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन भी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, तो कोई भी फायदा नहीं है। अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय है ही नहीं कि आप सब्जेक्टिव वाला मेरा वीडियो देख सकें। अब आपने जो पढ़ा, जितना पढ़ा, जिस तरीके से पढ़ा, अब दोस्तों उसी में आप खुश और संतुष्ट होकर अपने एग्जाम हॉल में जाइएगा एग्जाम देने के लिए। और बिल्कुल भी डरना उड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका जो ये एग्जाम है वो आपके लाइफ का फाइनल एग्जाम नहीं है, मतलब अंतिम एग्जाम नहीं है। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी जिसे दोस्तों आप लोगों को पार करना है, क्रॉस करना है। इसलिए दोस्तों आप लोग ये समझ के रखना है कि ये तो छोटी मोटी एग्जाम है, छोटी मोटी परीक्षा है, इसके लिए तो मैंने पहले से तैयारी भी कर रखा है, तो मैं इसे यूं ही बना सकता हूं, यूं ही कर सकता हूं। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने आज के इस क्लास में, आज के क्लास नहीं मतलब कि अपने बोर्ड एग्जाम में हिंदी पेपर में बहुत ही दोस्तों आप लोगों ने अच्छा वर्क किया, अच्छा दोस्तों आप लोगों ने लिख कर आया। और साथ ही दोस्तों अब आप लोगों के अंदर ये डर खत्म हो गया होगा कि बोर्ड एग्जाम किस तरीके से ली जाती है, क्योंकि आपने अपने आंखों से सारा चीज देख लिया होगा कि बोर्ड एग्जाम किस तरीके से ली जाती है। तो दोस्तों कल का जो पेपर है आप लोगों के मैथ का, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से निडर होकर, बिनिसंकोच दोस्तों आप लोग अच्छे से अपने पेपर को देने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही मैथ से संबंधित कुल जितने सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे उसे दोस्तों आप लोग लेकर जाइएगा। एस्टिमेट लेकर मत जाइएगा, ठीक है, जो डब्बा होता है, बॉक्स होगा, उसको लेकर मत जाइएगा। बाकी दोस्तों जो मतलब कि इंपॉर्टेंट जो भी टूल्स होंगे, जैसे कि प्रकार हो गया, रबड़ हो गया, रेजर हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गए, यही सब दोस्तों आप लोग लेकर जाना, क्योंकि बहुत सारे बोर्डों पर ऐसा क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसे दोस्तों ले जाने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे तरफ से आप लोगों के लिए दोस्तों पूरा आशीर्वाद है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों एग्जाम हॉल में जाइएगा और प्रसन्न होकर मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर और अपने मन में विश्वास रखकर आप लोग एग्जाम देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग दोस्तों यकीन कीजिएगा अपने आप पर कि मैं परीक्षा में बिल्कुल अच्छा करके ही आऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों अंदर में भय नहीं रखिएगा। तो आज का दोस्तों ये वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।